ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਲੈ ਕੇ। यूपी ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ यूपी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੈ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿੰਨੀ कारगर ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਬਚਾਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਫਿਰਕੂ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਨਕੁਲ ਸਾਨੀ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਨੇ। ਨਕੁਲ ਸਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। प्रोग्रेसिव हल्कियां ने फिल्म देखी आ। इज्जत नगरी की असभ्य बेटियां, ये फिल्म भी चर्चा का विषय बनी रही है। पर मुजफ्फरनगर बाकी जो फिल्म है ये काफ़ी पंजाब दे विच सराही गई है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ 2016 ਤੋਂ ਚਲਚਿੱਤਰ ਅਭਿਆਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਨਕੁਲ ਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਕੁਲ ਸਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਨਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਨਿੱਗੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ 6 ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 7ਵਾਂ ਪੜਾਅ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। 54 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 6 ਪੜਾਅ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਨ ਦੱਸੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ है जी? ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली चीज ये है कि किसान आंदोलन का क्या असर है और दूसरी चीज कि किसान आंदोलन के जो सूबे जो सीधा सीधा इफेक्ट हुए थे इससे, उनका क्या उन पर क्या असर है। देखो, जो सीधा सीधा जो कम से कम अगर आप थोड़ा सा भी दूर से देखेंगे तो यही लगेगा कि सीधा सीधा असर तो इसका ले देकर पश्चिम यूपी जो कि गन्ना जहाँ पर जाट बहुल इलाके जो है, जहाँ गन्ना बेल्ट है, साथ में आलू बेल्ट भी है, यहाँ मथुरा, आगरा, अलीगढ़ वगैरह। और उसी के साथ साथ उसका एक बड़ा असर होता है। और थोड़ा सा आगे की तरफ जाए तो तराई के जो रीजन है जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खेरी वगैरह, ठीक है। अब ये जो गन्ना बेल्ट के जो रीजन्स हैं जो सीधा सीधा चुनाव में ज्यादातर पहले चरण में और कुछ दूसरे चरण में भी वोटिंग पर गए थे। इसमें देखो, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की जरूरत है। पंजाब का जो जैसे किसान आंदोलन जो है उसकी एक चीज एक कंटिन्यूअस जो कोशिश रही है वहां के आगुओं की, वहां के जो जत्थेबंदियां रही हैं कि इसको एक कास्ट तक सीमित ना किया जाए। ऑफ कोर्स एक बाय एंड लार्ज खेती के आज भी पुराने वो फ्यूडल कास्ट रिलेशंस इंडिया के पूरे देश के कहीं ना कहीं उसमें तो है ही, लेकिन फिर भी एक कास्ट तक कोशिशें रही हैं कि सीमित ना हो पंजाब में, है ना। और जो लोग खेती से जुड़े हैं, चाहे वो जट सिख हो, चाहे वो कोई भी और हो, और साथ में मतलब वही वामपंथी संगठन जिनकी यूनियंस हैं उन्हीं की ही वहां पर पंजाब में खेत मजदूरों के बीच में भी कुछ जिलों में बहुत अच्छा काम है ना। तो इसलिए कुछ ना कुछ एक लार्जर सॉलिडारिटी वहां बन पाती है। पश्चिम यूपी में दरअसल थोड़ा सा एक बहुत हद तक अगर आप भारतीय किसान यूनियन का इतिहास को भी देखेंगे बाबा टिकैत के समय से भी, तो उसकी एक शॉर्टकमिंग जो मैं मानता हूं कि वो मुख्य रूप से जाट किसानों तक सीमित रही थी, ठीक है। और जाट किसानों के साथ मुस्लिम किसान जो था वो तो खैर किसी भी जाति का हो, चाहे वो मुस्लिम जाट हो, चाहे वो मुस्लिम गुज्जर हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो शेख पठान, किसी भी जाति का जो खेती के साथ जो जिसको काश्तकार कहते हैं पश्चिम यूपी में, सब जुड़े हुए थे। इस किसान आंदोलन के साथ एक चीज आप जरूर देखेंगे, जो डोमिनेंट एग्रेरियन कम्युनिटीज जो पहले फेज में वोटिंग करने जाती हैं वो है जाट और गुज्जर,
हिंदू, गुर्जर और जाट, और उसमें मुस्लिम की भी, जैसे मैंने बताया, बहुत सारी जातियां हैं जो खेती करती हैं वहाँ, ठीक है। हिंदुओं में ये 2 जातियां मुख्य रूप से, उसके अलावा और भी आपको मिलेंगे, त्यागी भी मिलेंगे, ब्राह्मण बहुत कम संख्या में है, त्यागी भी कुछ पॉकेट्स तक सीमित है, राजपूत पश्चिम यूपी में इतना स्ट्रांग, मतलब कुछ पॉकेट्स तक सीमित है और बहुत ज्यादा वोट इन्फ्लुएंस करते नहीं है। तो मेनली ये दोनों कास्ट हैं। इस आंदोलन में भी आप देखेंगे तो ज्यादा जो पार्टिसिपेशन होती है वो जाटों की ही होती है, लेकिन गुर्जर और हिंदू गुर्जर जो कल तक माना जाता था कि बहुत भारी संख्या में भाजपा के साथ हैं, उनके भी लोगों में, हिंदू गुर्जरों में भी, खास करके हिंदू गुर्जर यूथ में आप देखेंगे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिंपैथी आई इस आंदोलन के लिए। जब 26 जनवरी की जब घटना हुई थी और उसके बाद जब पुलिस ने कोशिश करी थी यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत जी और बाकी किसानों को हटाने की, तब पुलिस के साथ साथ वहां जो लोनी के जो विधायक थे भाजपा के, नंदकिशोर गुर्जर, वो भी अपने कुछ, अब क्या शब्द इस्तेमाल किया जाए, पॉलिटिकल वर्कर्स को, पर जिनको आम भाषा में अक्सर गुंडे का नाम दिया जाता है, उनको लेकर आए थे वहां पर उनको हटाने के लिए, ठीक है। फिर जिस तरह से मतलब चीजें हुई वो तो पब्लिक में सब लोग जानते ही हैं। नंदकिशोर गुर्जर ने जब ये किया तो उसके खिलाफ, उनके खिलाफ गांव गांव में कई जगह गुर्जरों ने पंचायतें करी कि ये गलत है, हम भी किसान हैं और इस तरह की हरकत से हम बिल्कुल रूबरू नहीं रखते हैं। और चुनाव आते आते आप देखेंगे कि बहुत सारी सीटें हैं, जैसे पश्चिम यूपी में एक सीट, यहाँ वही लोनी सीट जहां नंदकिशोर गुर्जर जहां से एमएलए थे, वहीं उनके खिलाफ एक और गुर्जर कैंडिडेट आरएलडी की तरफ से थे, आरएलडी सपा का जो गठबंधन था, आरएलडी की तरफ से वहां पर थे मदन भैया। वहां पर आप देखेंगे भारी संख्या में गुर्जर भी खुल के मदन भैया के साथ गए बीजेपी को छोड़ के। सरधना की सीट है मेरठ में, जहां पर सरधना की सीट है मेरठ जिले में, जहां पर संगीत सोम बीजेपी के एमएलए रहे हैं 2 टर्म से, और 2013 के जब दंगे हुए थे उसमें मुख्य आरोपियों में भी से एक थे। लेकिन वहां पर भी जो अतुल प्रधान, जो एसपी की तरफ से जो गुर्जर कैंडिडेट थे, भर भर के गुर्जर उनकी तरफ आए हैं। दादरी में भी सुनने को आया है, जो कि बीजेपी की एक सेफ सीट लगभग मानी जाती थी, वहां पर भी आखिरी दिन, चुनाव के दिन, लोग सरप्राइज थे जिस तरीके से गुर्जर खुल खुल के बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे थे। तो मेरा पॉइंट ये है कि, और अभी भी एक साइजेबल चंक बीजेपी के साथ है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसान आंदोलन का जो असर था, जो आप देखेंगे पंजाब में, चाहे वो आदमी खेती से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, चाहे वो महिला खेती से जुड़ी हो या ना जुड़ा हो, लेकिन पंजाब में जब हम भी मार्च में गए थे तो हमको नजर आया कि ये घर घर का आंदोलन बन चुका है, ठीक है। शहरी इलाकों में भी हम हसी वेखते सी, मतलब मानसा भी हसी वेखते सी, बरनाले भी वेख्या सी कि दुकानें भी झंडे लाए हुए हैं जत्थेबंदियां दी, ठीक है। दैट वाज नॉट द केस हियर, ठीक है। हरियाणा में भी काफी हद तक, मतलब ये काफी हद तक पंजाब जितना नहीं, लेकिन घर घर का आंदोलन बनने लगा था। पश्चिम यूपी में चुनाव आते आते ये घर घर का आंदोलन बनता है, ठीक है। पश्चिम यूपी में आप देखेंगे जैसे चुनाव से 10 दिन पहले तक किसी की शादी है तो वो आरएलडी के झंडे लेकर जा रहे हैं, शादी में भी आरएलडी के गाने चल रहे हैं शादी में। अगर किसी का इंतकाल हुआ है, किसी की डेथ हुई है, तो उनकी भी जब अर्थी निकल रही है, उनकी भी जब मैयत में उसमें, तो उसमें भी फ्यूनरल में भी लोग आरएलडी के झंडे लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एंड तक आते आते ये घर घर का चुनाव बनता है, ठीक है। और जिस तरह से भाजपा वालों की पंजाब में पिटाई भी, हरियाणा में भी पिटाई नहीं, लेकिन गांव से लोग निकाल भी देते थे, करते थे, ये बाकायदा चुनाव में इस बार हुआ है। यूपी में तो पश्चिम यूपी में तो सॉरी आप बोल रहे थे कुछ। मैं अगला सवाल पूछ रहा जी, मैं थोड़ा ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟੇਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੇਸ਼ਵ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ 2012 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2007-8 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਮਤਲਬ 7 ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਟੇਲਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਲੇਵਾ ਤੇ ਕੜਵਾ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਵੱਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਬੀਸੀ ਵੋਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਓਬੀਸੀ ਵੋਟ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈਗਾ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਿਸ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰੇੜ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਵੀ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਆਈ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपना दल है निषाद पार्टी ਉਹਦੇ ਨਾਲ खड़ी है जी? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखेंगे कि चुनाव आते आते जैसे जैसे अगर की आप बात करें तो यहाँ का डोमिनेंट ओबीसी कास्ट जो है वो जाट है, और पूर्वांचल मध्य से लेकर पूर्वांचल तक अगर आप देखेंगे तो डोमिनेंट जो ओबीसी कास्ट है वो यादव है। ठीक है, तो अगर आप इधर देखेंगे कि पश्चिम, जैसे कई लोग बोलने लग गए थे, अचानक आप देखेंगे कई सारे प्रोमिनेंट ओबीसी लीडर जैसे धर्म सिंह सैनी सहारनपुर वेस्ट यूपी के हैं, वो तोड़ के भी सपा के साथ आते हैं। राजभर की जो ओम प्रकाश राजभर साहब की जो पार्टी है एसबीएसपी, सुहेल देव भारत समाज पार्टी, बहुत प्रभावशाली पार्टी है, खासकर कि ईस्ट यूपी में राजभर समाज के बीच में बहुत तगड़ी पकड़ है। वो तोड़ के भी उनकी पार्टी सपा के, सबसे पहले वही गठबंधन तोड़ते हैं भाजपा के साथ और सपा के साथ आते हैं। ठीक है, फिर अपना दल आई, महादल आई। अपना दल के भी दो फैक्शन है, एक फैक्शन भाजपा के साथ है और उन्हीं की मदर जो है वो अनुप्रिया पटेल की, वो सपा के साथ है। ठीक है, और फिर संजय चौहान की पार्टी है आजाद सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, वो इधर आई सपा के साथ। तो बहुत सारे, और उसी के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बहुत प्रोमिनेंट ओबीसी लीडर है, वो भी इधर आते हैं सपा के साथ। तो आप देखेंगे कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि बहुत सारा, अब लोग कहते हैं कि यार ये पार्टियां इधर आई हैं, ये लीडर इधर आए हैं इसकी वजह से, बट एक्चुअली सिर्फ इतना नहीं था। जमीन पर वो देख रहे थे कि उनका जो वोटर बेस है वो भी सरकार से खुश नहीं है, वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए भी वो लोग इधर को आते हैं। अब जैसे लोग कहने लग गए कि ये तो मंडल 2 या मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई है, वो ईस्ट, सेंटर टू ईस्ट यूपी में ज्यादा है। वेस्ट यूपी में मेरे ख्याल से वो ज्यादा किसान वर्सेस कमंडल अब बोल सकते हैं, है ना। और उसका ये भी असर होता है कि जैसे जो बहुत बड़ा जाटव समाज जो वेस्ट यूपी में बहुत प्रोमिनेंटली बीएसपी के साथ रहा है, वहां पर जनसंख्या भी काफी है, वहीं से आप देखेंगे बहुत बड़े आंदोलन भी खड़े होते हैं, दलित आंदोलन। तो वो उसका भी, जाटव समाज का भी एक बड़ा तबका आप आखिर में आते हैं देखेंगे कई सारी सीटों में, हम पर्सनली उसको भी जानते हैं, कई सारी सीटों में एसपीआरएलडी की तरफ इस बार गया है, जो काफी शॉकिंग था। ठीक है, अब आप आइए थोड़ा सा इस तरफ, जैसे आपने कहा उसमें ये जरूर है कि अब ये कह देना कि भाई क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य आए तो मौर्य एक तरफा भाजपा के साथ छोड़ गया। हेलो शिविंदर जी मैं सुन रहा हूं जी नकुल, आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ अपनी ठीक है, सॉरी, नहीं वो थोड़ी ठीक। हाँ जी। तो सुहेल देव भारत समाज पार्टी के साथ जो राजभर समाज है, और खासकर की जो छठा और सातवां जो कल चरण है आखिरी, और जो छठा भी हुआ है उससे पहले भी, इस 5वें 6ठे 7वें चरण तक राजभर समाज काफी वहां पर संख्या में है। कई गांव में उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बीजेपी के खिलाफ हुआ है। उसी के साथ साथ मौर्य समाज, ऐसा नहीं है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, देखिए यूपी इतना बड़ा राज्य है ना कि आप कोई बहुत अच्छे सेफोलॉजिस्ट हैं तभी आप इसका, नहीं तो यूपी अगर एक अलग मुल्क होता इट वुड बी द 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। ब्राजील जितनी इधर जनसंख्या है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि भाई एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बट जो मैं अपना, खास करके हम तो वेस्ट यूपी में ज्यादा काम करते हैं ईस्ट का, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल जो वहां पर हम घूमे और जो समझ आए कि मौर्य समाज के भी कई जगह वोट वेरिंग डिग्रीज में टूट रहे हैं। वही कुर्मी समाज जिसको पटेल समाज कहते हैं, वेरिंग डिग्रीज में टूट रहे हैं, कुछ सीटों में कम टूट रहे हैं, कुछ सीटों में ज्यादा टूट रहे हैं। यहां तक कि आप देखेंगे कि जो निषाद पार्टी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके डॉक्टर संजय निषाद जिसके कैंडिडेट हैं, लीडर हैं, वो भी, वो तो साथ हैं, लेकिन कई सारी सीटों में जैसे काजल निषाद कैंपियरगंज गोरखपुर जिले से खड़ी हो रही हैं। वहाँ कैंपियरगंज में उनका एक, काजल निषाद बहुत पॉपुलर भोजपुरी एक्टर भी है, सपा से खड़ी हुई हैं, तो वहां पर बहुत सारे निषाद वोट इनके पक्ष में टूट भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। साथ साथ में जो डॉक्टर संजय निषाद की अपनी सीट है, जो उनके बेटे की जो सीट है चौरी चौरा में, वो भी गोरखपुर जिले में है, वो सीट भी उनको बहुत खतरनाक लग रही है। वो भी लग रहा है कि वो अपनी सीट हार सकते हैं इस बार, है ना,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि निषाद समाज उनके साथ नहीं है, लेकिन बहुत सारी और कास्ट का कंसोलिडेशन, जो ओबीसी कास्ट है, वहां पर जो कैंडिडेट है वो एक पासवान कैंडिडेट है डॉक्टर संजय निषाद के बेटे के खिलाफ। ठीक है, तो वो भी जो वो पासवान वोट वहां पर, प्लस वहां पर जितना भी राजभर यादव वोट, टू कंप्लीट कंसोलिडेशन। तो जो नॉन यादव ओबीसीज भी जो थी, जो एक्चुअली हुआ क्या कि मंडल का एक रूप ये भी बना था कि कहीं ना कहीं एक और डोमिनेंट कास्ट जो ओबीसीज में भी बनी, उसकी वजह से बाकी ओबीसीज को इतना फायदा नहीं मिल पाया। लेकिन अभी ये जो, इसकी वजह से अपनी एक तलाशते हुए, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी तलाशते कई लोग बीजेपी की तरफ भी गए थे, ये सच्चाई है। लेकिन ये जो 5 साल जो योगी का राज रहा है, इसमें जो खासकर की, जैसे मैंने बताया, वेस्ट यूपी में ठाकुरों का इतना इन्फ्लुएंस, राजपूत ठाकुरों का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, कुछ पॉकेट्स में है। ईस्ट में बहुत बढ़ जाता है इवन न्यूमेरिकली, और उसकी वजह से एक्चुअली जिसको कहते हैं कि ठाकुरवाद लोगों ने झेला है। और उस ठाकुरवाद के चलते भी बहुत सारी ओबीसी, जिसमें आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट में भी, थानों में भी कई जगह जो पोस्टिंग्स हुई है वो राजपूतों ठाकुरों की हुई है, वायलेंस भी हुआ है कई जगह, कास्ट एट्रोसिटीज भी हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है, गवर्नमेंट ऑफिसेज सर्विसेज में उन्हीं की ही चल रही थी, राइट। तो उसकी जैसे, और दूसरी तरफ अगर आप वेस्ट यूपी की तरफ भी है, तो जो दो न्यूमेरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग वहां ओबीसीज मानी जाती हैं, वो है सैनी और कश्यप। सैनी और कश्यप माना जाता था कि ऑलमोस्ट पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, लेकिन इस बार आप देखेंगे सैनियों में भी, जैसे मैंने आपको बताया, धर्म सिंह सैनी इस बार टूट के इधर आए हैं सहारनपुर से, और लोकल लेवल में भी कुछ लीडर्स टूटे हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा, अब कितना एक्सटेंट है मुझे नहीं पता, कम से कम 30-40% तो मैं 20-30% तो सैनी टूटा है। कई सीटों में हमने देखा है जहां टूट रहे थे, खुल के टूट रहे थे बीजेपी से, वहां पर भी इसी तरीके की नाराजगियां थी। दूसरा, एक जो बड़ी चीज है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी ओबीसी कास्ट एग्रीरियन को, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਯਪ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਕਸ਼ਯਪ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਲਟੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। देखो, ये जरूर हुआ है कि कश्यप समाज की कई जगह वोटें नहीं पड़ी है, ये दिख रहा है, कई गांवों में दिख रहा है कि वोटें नहीं पड़ी। अब क्या वो डोमिनेंट कास्ट वहां के जो जाट समाज है उनकी प्रेशर से नहीं पड़ी, या फिर अपनी नाराजगियों से नहीं पड़ी? क्योंकि ये भी सच है कि एसपी ने जाते जाते, जब 2017 में एसपी का शासन, अखिलेश का शासन खत्म हो रहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि हम कश्यप समाज को रिजर्वेशन देंगे एससी में, अभी ओबीसी में आते हैं, ठीक है। और कश्यप समाज की यहाँ पर आप आर्थिक स्थिति देखेंगे, सामाजिक स्थिति देखेंगे तो बहुत गरीबी और पिछड़ापन है। तो उसके तहत इन्होंने ये फैसला किया था कि एसपी में, लेकिन बीजेपी ने आते ही वो रिवर्सल कर दिया। तो वो एक नाराजगी डेफिनेटली थी, और एसपी ने भी लोकली उस इशू को उठाया है कि कश्यप समाज को हम कुछ सीटों पर हमने देखा, इनके कैंडिडेट्स ने डेफिनेटली ये बात उठाई है कि हम आपको एससी स्टेटस देंगे। तो ये डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, कुछ इश्यूज हैं एक्चुअली। तो हाँ, सॉरी, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਮਝੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਫੈਕਟਰ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਜ ਕੇ ਪੱਤਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਗੈरह ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਗੈरह, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕੰਮ? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे कि कोई भी, मतलब खासकर कि जब मंडल के बाद जब एसपी और बीएसपी उभरती हैं उत्तर प्रदेश में, आप उसके बाद से देखेंगे बीजेपी बीच बीच में अच्छा करती है, लेकिन जब अच्छा करेगी तो एक बहुत अच्छी विक्ट्री ले लेगी, लेकिन जब बुरा करती है तो 15% से भी कम कई बार वोट आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन एसपी और बीएसपी का आप देखेंगे कि कंसिस्टेंटली 20-30% का हमेशा लाए हैं। आई थिंक लोएस्ट अभी तक बीएसपी का आई थिंक 19% रहा था 2014 के लोकसभा चुनाव में। अब भी लोग मान रहे हैं कि वो बढ़ के, इस बार लोग कह रहे हैं शायद कम हो जाए, ठीक है। तो बीएसपी और एसपी का एक कंसिस्टेंट एक वहां पर वोटिंग रहा है, चाहे वो सीटों में तब्दील हो या ना हो। इसमें एक चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, क्योंकि
एक्चुअली सच्चाई ये है कि बीजेपी सरवाइव तब करती है यूपी में, अच्छा परफॉर्म तब करती है जब उनका कोर एक हिंदुत्व काडर है, वो तो वोट करता ही करता है, वो तो कहीं इधर उधर देखता नहीं है, ठीक है। लेकिन बीएसपी सरवाइव एज बीजेपी सरवाइव एज अ पार्टी तब करती है, परफॉर्मेंस अच्छी देती है जब बहुत जबरदस्त पोलराइजेशन हो जमीन पर, ठीक है। आप देखेंगे 2013 में दंगा हुआ, ठीक है। 2013 में जब दंगा हुआ उसके बाद से इन्होंने वेस्ट यूपी स्वीप करना शुरू किया, और वो असर उसका 14 के चुनाव में तो होना ही होना था, 19 के भी चुनाव में हुआ, ठीक है, 17 के भी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हुआ, उसके जस्ट पहले उन्होंने फिर से वो कैराना पलायन और ये सारी बातें उठानी शुरू कर दी। फिर 19 के चुनाव तक तो एक खैर वही वेव और वो चल रही थी मोदी की, और उस तरह से कोई स्ट्रांग ऑपोजिशन भी देश को दिखा नहीं, तो उसमें बहुत सारे लोग जो थोड़े मतलब हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट से भी नाराज हो, लेकिन वो सेंटर में तो अलग वोट करते हैं। वो हमारी पॉलिटिक्स आई थिंक इस तरह से एक मैच्योर भी कर रही है कि लोग विधानसभा में अलग डालते हैं, लोकसभा में अलग डालते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने बहुत कोशिशें करी है, देखिए एक लार्जर हिंदुत्व नैरेटिव बनाने की। उन्होंने वो कैराना पलायन का फिर से मुद्दा उठाया, लोग नाराज हो गए, गुस्सा हो गए कि आपको ले देकर हर चुनाव से पहले याद आता है कैराना पलायन। और सच ये है, सब जानते हैं, कैराना में तो लोग जानते हैं, बाहर भी जानते हैं कि उस पर हमने एक्चुअली एक फिल्म भी बनाई थी कैराना सुर्खियों के बाद, कि कैराना पलायन होता है क्योंकि वह कैराना ही नहीं, पूरे आप यूपी में हम जहां जहां घूमे, बुंदेलखंड के कुछ गांव में गए हैं, उस पर एक वीडियो है हमारी, जहां पर ऑलमोस्ट 60% घरों पे ताले लगे हुए हैं, क्योंकि वहां पर मतलब अभी बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंची हुई है, यूपी में बहुत बुरे हाल है, उस पर कोई ढंग के स्टेटिस्टिक्स यहाँ सरकार निकाल नहीं रही है ना। चरम सीमा पर पहुंची हुई है वहां की बेरोजगारी, और वो बेरोजगारी की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। तो लोगों को इस बार गुस्सा आया जब एक्चुअली अमित शाह वहां पर अपने खुद पर्चे बांट रहे थे, मजाक उल्टा बन गया कि देखो हालत क्या है इनकी, इनकी हालत क्या है कि गृह मंत्री को आके पर्चे बांटने पड़ रहे हैं, उल्टा मजाक बन गया, ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਨਿਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਾਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਆ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ तमाम ਮੁੱਦੇ ਨੇ कि ये केंद्र च आए ने इस बार चुनाव दे, ये आए ने तो किस रूप में? मैं एक्चुअली इसी पर ही आ रहा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं पहली बार कम से कम 2014 से मैं यूपी के चुनाव क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, चाहे वो लोकसभा के, चाहे विधानसभा के, चाहे जिला पंचायत और चेयरमैनी के चुनाव। मुझे लग रहा है पहली बार मटेरियल सवाल जो है, वो भौतिक सवाल जो है, वो कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं चुनाव से, ठीक है। चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे वो इन्फ्लेशन, अरे महंगाई से लोग इतना तंग हैं, ठीक है। और एक बड़ा सवाल आप देखेंगे आवारा पशु, जिसकी अब किसान आंदोलन की, जो आपने पहले सवाल किया था कि किसान आंदोलन का कहां तक असर है, इंटरेस्टिंग ये है कि आप जैसे जैसे पूर्वांचल की तरफ आएंगे तो किसान आंदोलन के लिए आपको पता चलता है, हमें लिए तो बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज था कि बड़ा जबरदस्त सिंपैथी है किसान आंदोलन के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि मतलब बाकी मुद्दे तो छोड़ दो, लेकिन आवारा पशु, मतलब जब से ये योगी सरकार आई तो उन्होंने कटान बंद करवा दी, मुश्किल करवा दी कटान, जिसकी वजह से खुले सांड, खुली गाय, खुले भैंस हर खेतों में जा जाके बर्बादी मचा रहे हैं। लोगों ने वहां बार्ड वायर्स लगानी करी तो स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया कि आप बार्ड वायर्स नहीं लगा सकते हो, तो वो जो दूसरे वाले होते हैं तो आराम से, वो जो बेम्बू के होते हैं वो तो तोड़ देती है, ठीक है। और घुस घुस के खेतों में लोगों ने अपने वहां पर खेतों के अंदर एक छोटी छोटी मतलब कुटियां बना रखी हैं कि भाई रात को वहां पर रुकना पड़ता है आवारा पशु से बचने के लिए, अपने सब फसल को बचाने के लिए। तो ये तो इतना बड़ा मुद्दा हो गया, जैसे जो फोर्स स्टेरिलाइजेशन जो कांग्रेस के लिए मुद्दा बना था, ये ऑलमोस्ट वो बन गया है बीजेपी के लिए, ठीक है। तो आप देखिए कि ये मटेरियल क्वेश्चंस, और इसमें आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हिंदुत्व के जो दो सबसे बड़े, एक मंदिर और दूसरा और गाय का कटान रोकना। लोगों को अब इन्हीं दो चीजों पर, गाय को लेकर तो लोग इतने नाराज हो गए हैं कि कह रहे हैं हमारी खेती फसल बर्बाद कर रही है, ये थोड़ी ना करना था, ठीक है। और गौशाला बना नहीं पाई बीजेपी, ठीक है। दूसरी चीज
जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे, मोदी ने तभी डेस्परेशन में फाइनली ये भाषण दिया कि हम गोबर खरीदेंगे घर घर से। वो गोबर खरीदने का यही था कि एक इंसेंटिवाइज कर रहे हो आप, जो बूढ़ी गाय हो गई है, जो सांड अगर घर पे पैदा हो गया, कठड़ा पैदा हो गया कठड़ी की जगह, तो उसको इकोनॉमिकली जो बेनिफिशियल नहीं है किसान के लिए, उसको रखने के लिए आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो उसको, ठीक है। तो और एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, जो राम मंदिर का भी सवाल था, बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई है कोरोना के बाद। पहले भी बहुत बेरोजगारी थी, पहले बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी क्योंकि एमएसएमई तो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। मतलब जैसे ही इन्होंने, मतलब क्या कहते हैं इसको, अपना नोटबंदी करी, नोटबंदी के तुरंत बाद जीएसटी किया, छोटा व्यापार, छोटा वो तो डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहाँ पर कोई आईटी हब्स भी नहीं है यूपी में कि वहां से आपको एक ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज बन जाए। तो इन्होंने एक्चुअली बेरोजगारी इतनी इस कदर पर बढ़ा दी है। और आप देखेंगे गन्ने की पेमेंट्स, किसान खेती लेट हुई रहती हैं। पंजाब की तरह या हरियाणा की तरह हमारे यहाँ पर ईस्ट यूपी में भी और वेस्ट यूपी में भी इतना अच्छा मंडीकरण नहीं है। तो जो बाकी लोग जो गन्ने के अलावा भी जो लोग उगा रहे हैं, उस पर इतना अच्छा उनको नहीं मिलता है। एमएसपी के तहत उनको नहीं इतने अच्छे वहां पर मिलते हैं, रेट्स नहीं अच्छे मिलते हैं। 1800 रुपए क्विंटल की सरकार घोषित करती है, 1200-1300 रुपए में बेच रहे हैं किसान यहाँ पर अपने गेहूं और चावल, तो धान। तो इसके चलते ये बहुत कोर इश्यूज, और आप नाराजगी, अब आप बहुत सारे लोगों से, मैं तो सरप्राइज था, मैं पूछता था कि राम मंदिर बना, आप खुश नहीं है? तो आधे लोगों का तो अब जवाब ये आने लग गया कि नहीं, खुश हैं लेकिन ये तो कोर्ट की वजह से हुआ है, सरकार ने क्या किया इसमें, तो कोर्ट का फैसला था। दूसरा एक बहुत बड़ा तबका, मैं सरप्राइज्ड हूं, जो ये कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए राम मंदिर, हमको यहाँ पर हमको रोजगार चाहिए, आप यहाँ पर कुछ उद्योग लगाओ, आप यहाँ पर कुछ करो, हमको रोजगार दो। तो आई थिंक ये जो दो सबसे बड़े इनके सिंबल्स थे ना हिंदुत्व के, जो इनका ये जो जिस तरह का बिगेटेड पॉलिटिक्स ये कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में कमजोर हो गए हैं, वो सेल नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, मुझे नहीं पता। पेट ਦਾ ਮਸਲਾ, बिल्कुल ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਕਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਨਾ ਭਗਤ ਕੀਜੀਏ ਜੇ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੀਏ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆ ਚੱਕਬ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ? ये एक्चुअली, हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि लखीमपुर खीरी में एक्चुअली बीजेपी की तरफ हर चीज की कोशिश होती है, कुछ भी हो जाए, इसको हिंदू मुस्लिम कर दो, इसको हिंदू सिख कर दो। लखीमपुर खीरी में भी जो 4 जो किसान जो शहीद हुए थे, और साथ में एक वहां पर जो पत्रकार भी शहीद हुए थे, वो पत्रकार सैनी समाज से थे, लेकिन बाकी जो 4 किसान थे वो सबके सब सिख समाज से थे। तो उसको पूरा हिंदू सिख करने की कोशिश करी थी बीजेपी ने। आपकी आवाज कट रही है शिवेंद्र। हेलो, पत्रकार सैनी सी कश्यप सीगा? हेलो, हाँ जी, मैं क्या पत्रकार कश्यप सी सैनी सी नकुल, मैं पूछ कश्यप सीगा, हाँ, सॉरी, हाँ, पत्रकार कश्यप सीगा, यू राइट, आई एम सॉरी, वो कश्यप सी। एंड जो 4 जो किसान थे वो सिख समाज से थे, और उसको उन्होंने बहुत कोशिश करी थी हिंदू सिख बनाने की। लेकिन आप देखेंगे जैसे पूरनपुर में भी जब विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी ज्यादातर सिख समाज के ही किसान आए थे उसको लेकर, लेकिन उसके अदर ज्योग्राफिकल कारण भी थे। लेकिन अभी जब हम लखीमपुर खीरी में घूमे थे, आप किसी भी समाज के किसान से बात करो, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, चाहे वो प्रो बीजेपी हो, लेकिन नाराज बहुत था इस मुद्दे से, बहुत। ठीक है, राजपूत छोड़ दीजिए, राजपूत ब्राह्मण छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी लोग, और ब्राह्मणों में भी आपको बहुत सारे किसान हमें मिले थे जो बहुत नाराज थे इस किस्से से। ठीक है, टेनी साहब से नाराज थे, बीजेपी से नाराज थे, और उसी वक्त उसको बेल भी मिल गई थी। जस्ट उस चुनाव के चरण से पहले, चौथे के चरण में लखीमपुर खीरी ने वोट किया था, तो जस्ट उससे पहले उसको बेल मिल गई थी टेनी के बेटे को। तो उसकी भी एक बहुत बड़ी नाराजगी थी, और बल्कि ये तो वहां जाके पता चला था कि ये एसकेएम की कॉल भी नहीं थी। उसके बावजूद जो दिवाली निकली थी उसके बाद, वो सारे किसानों ने अपने घरों पर काली दिवाली मनाई थी। सिर्फ सिख किसानों ने नहीं, सारे किसानों ने। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि वहां पलिया सीट जो है लखीमपुर खीरी में, वहां पर एक थारू समाज थारू एक आदिवासी समाज है, लगभग 30,000 वोट है उनकी, और बिल्कुल वहां दुधवा नेशनल पार्क के जंगल में बहुत अंदर जाके रहती है, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे।
वहाँ नेपाल में भी बहुत सारे थारू समाज के लोग होते हैं, शादियां भी होती हैं, आदान प्रदान सब कुछ होता है नेपाल और हिंदुस्तान के थारू समाज के लोगों से। थारू समाज के लोगों के पास भी छोटी छोटी जमीनें हैं, ठीक है। वो भी खेती करते हैं और उनमें तो मतलब उनको तो जंगल से वंचित कर दिया, क्योंकि आदिवासी एक्ट के तहत आप लोग वहां से लकड़ियां ला सकते हैं। आदिवासी जो समाज रहता है जंगल में, वहां से आप लकड़ियां ला सकते हैं फायरवुड के लिए, इन चीजों के लिए। वो रोक दिया है जब से बीजेपी सरकार आई, वो उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं। आप सोचिए, निम्न अधिकार। थारू समाज में भी मैं आपको बताऊं इतना नाराजगी था, जबकि वहां पर आप देखेंगे काफी गरीबी है, उस तरह से मोबाइल फोन पेनिट्रेशन इतना नहीं है, वहां सिग्नल ही बड़े मुश्किल से आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो लवप्रीत और बाकी जो किसान साथियों के साथ जो हुआ था, उसकी खबर वहां तक भी सबके पास थी और लोग सब नाराज थे उससे, बहुत नाराज थे, बहुत गुस्से में थे। तो ये जरूर है, लोग कह रहे हैं कि जहां 9 सीटें लखीमपुर खेरी की हैं, उसमें से सब मान के चल रहे हैं कि कम से कम 5 सीटें तो भाजपा वहां, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, वहां लोगों का कहना था कि 9 में से कम 5 भाजपा पक्का हार रही है, और 3-4 पे भी बहुत स्ट्रांग फाइट है। ऐसे नहीं है कि किसी के लोग को इनके लिए केक वॉक है बाकी सीटें भी। ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਦੂਜਾ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਸਪਾ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੋਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਕੀ ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕਹਾਣੀ? ये देखो, वो दूसरा सवाल आप, उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहली चीज ये है कि मुस्लिम समाज के साथ आप तो, और ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, मतलब जब से 2014 में सरकार बनी है, और सिर्फ यूपी में नहीं पूरे देश में जिस तरह का एक शोषण और जो झेलना पड़ा है, और मतलब यही उम्मीद कर सकते हैं, मानवता के तहत ही उम्मीद कर सकते हैं कि कभी भी किसी को ये ना झेलना पड़े जो इस समाज पर बीती है पिछले अब लगभग 8 सालों में। और उसी के साथ साथ जब से योगी की सरकार आई है, तो इनकाउंटर जो बार बार सुरक्षा सुरक्षा बीजेपी कहती है ना, बड़ी कोडेड लैंग्वेज है ये और इसलिए बिक नहीं रही, क्योंकि हिंदू मुस्लिम कर नहीं पाई। एक बड़ा कोडेड लैंग्वेज है कहने के लिए कि हमने मुसलमानों को अपनी जगह दिखाई है, ठीक है। आप ये देखिए, लेकिन उसमें तो ये जिस तरह का मतलब एक असॉल्ट रहा है रेगुलर उन पर, मुसलमान समाज के कई लोगों पर रेगुलर मतलब असॉल्ट, किसी न किसी की तरह के ऑपरेशन, कभी ना कभी मतलब लव जिहाद के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर पिटाइयां होना, अरेस्ट बहुत हुए हैं, भर भर के फेक अरेस्ट हुए हमारे इलाके में। पश्चिम यूपी पर तो मतलब गाय कटान के नाम पर पता नहीं कितने मुसलमानों को उठा लिया है। मुस्लिम समाज में आप देखेंगे लोकली एक ओबीसी कम्युनिटी है कुरैशी, जो ज्यादातर कुरैशी समाज के ट्रेडिशनली जो लोग हैं वो कटान का काम करते हैं, जानवर पशु कटान का, मतलब मीट के लिए, है ना। तो उनके धंधे तो बहुत, और वो एक कम्युनिटी थी जब लोकली वो थोड़े स्ट्रांग होते थे कि भाई हिंदुत्ववादी कभी तंग करते थे तो मतलब उनके सामने खड़े होने के लिए उनकी क्षमता होती थी। लेकिन उनको सिस्टमैटिकली कमजोर किया गया, उनको मतलब पकड़ पकड़ के जेलों में डाला गया। आप कुछ भी कह दोगे तो आप पर गाय कटान का केस लग जाएगा, तो चुप हो गए थे बहुत सारे लोग, डर के मारे। तो बहुत किस्म का शोषण हुआ है। इस चुनाव में आप देखेंगे मुस्लिम समाज लगभग, और मुझे एक्चुअली सच बताओ, 63 सीटें मुस्लिम कैंडिडेट्स को दिए हैं सपा रालोद, बस जो बड़ा महागठबंधन है, सपा रालोद, एसपी और ये सारी जो पार्टियां हैं, अपना दल वगैरह, तो इसमें 63 सीटें दी हैं मुसलमानों को, जो लगभग 15% है। मुस्लिम पॉपुलेशन और वोट लगभग 20% है यूपी में, तो उसके हिसाब से थोड़ी सी कम दी गई है। लेकिन हम लोगों को सच बताऊं तो सबको थोड़ा डर था और खतरा था कि उससे भी कम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इतना पोलराइजेशन का माहौल। लेकिन अलायंस ने कुछ हद तक हिम्मत दिखाई, 15% सीटें दी, और उसमें एक जो बड़ी आप इंप्रेसिव चीज देखेंगे कि कहीं पर भी बीजेपी ने शुरू में कहे 80 बनाम 20 का चुनाव है, वो उनका प्रोपेगेंडा इस हद तक फेल हुआ कि तीसरे चौथे चरण तक आते आते योगी जी ने फिर एक इंटरव्यू दिया जिसमें एएनआई को उन्होंने कहा नहीं 80 बनाम 20 से मेरा मतलब हिंदू मुस्लिम था ही नहीं, 80% लोग हमारे साथ वाले हैं, इस तरह की बकवास। तो 80 बनाम 20, और इस बार आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज क्योंकि जिस तरह के दबाव में आया है, इस बार वो कैंडिडेट्स नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ इस बार एक तरफा सपा रालोद के गठबंधन की तरफ आ रहे हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे पश्चिम यूपी में हमारे जैसे कई मुस्लिम साथियों से बात होती है, तो एक जो सेंटिमेंट है कि भाई एक ने हमारी गर्दन पकड़ी है, एक ने हमारे पैर पकड़े हुए हैं। पैर मतलब हमको रोका हुआ है, लेकिन अभी तो गर्दन तो छुड़वाओ, पैर हम बाद में छुड़वा लेंगे, ठीक है, जिंदा तो रहे। ਨਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗਦਾ। दो चीजें मैं बस जल्दी से आपको एक और चीज बता दूं शिवेंद्र, जो अजब, चलिए उस सवाल पर हम बाद में आ जाएंगे जो आपने बसपा पर कहा था, लेकिन ये जो आपने सवाल किया इसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए मैं पूरे यूपी के लिए तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जैसे मैंने जो 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 वेस्ट यूपी के, क्योंकि हम बहुत फेमिलियर है एरिया से और वहां पर क्या पश्चिम यूपी में, तो एक्चुअली फर्स्ट फेज में आप देखेंगे जो एंटी बीजेपी, मतलब जैसे दैनिक जागरण में रिपोर्ट आई थी कि शामली के 20 बूथ जहां पर 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है, 21 बूथों को हमने, अब क्योंकि वहां से तो हम बहुत फेमिलियर हैं, शामली जिले में ही हमारा ऑफिस है, तो एक एक बूथ का हमने पता लगा लिया कि भाई ये किसका, कौन सा, ये बूथ में कौन वोट कर रहा है, ये बूथ। तो 21 में से 17 बूथ तो ऐसी चीज जो साफ साफ एंटी बीजेपी वोट कर रही थी ठीक है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज, जाट समाज यहाँ पर पश्चिम यूपी में बहुत भारी संख्या में वोट करने आए हैं। तो अगर इनकी बूथ्स को आप देखेंगे तो वहां पर तो वोटिंग बहुत बड़ी है, मतलब लेकिन ओवरऑल वोटिंग अगर कम हुई है, तो अगर आप इसका यही मतलब निकाल सकते हो कि एक्चुअली बीजेपी का वोटर बहुत हद तक हताश था, कम से कम पश्चिम यूपी में, और वो वोट करने आ नहीं रहा था। जिस बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन की इतनी तारीफ की जाती है, जो मिडिल क्लास वोटर भी जो है, जो सरकारी नौकरी में है, वो न्यू पेंशन स्कीम से इतना परेशान है, जो आप मान के चलते हैं कि प्रो बीजेपी है। बल्कि गोरखपुर वगैरह में ये बीएड टेट पेपर्स के साथ जो मतलब हरकत, जो चीजें हुई हैं पिछले एक दो, वहां तो लोग खुल के, एक अपर कास्ट मिडिल क्लास तबका सरकारी नौकरियों में जुड़ा हुआ, वो खुल के भाजपा के खिलाफ कैंपेन कर रहा है, सपा के लिए कैंपेन कर रहा है, यू नो। तो ये एक मिथ है भी जे वोट प्रतिशत घट होगी तो ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ फायदा मिलेगा, ये मतलब एक भरम है, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। हाँ मतलब देखो वो संजय कुमार जी ने भी उस दिन वो सीएसडीएस के संजय कुमार जी भी उसमें कह रहे थे कि देखो इन चीजों में ना ज्यादा इतना कोई फॉर्मूला मत बना दो कि भाई वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई तो मतलब वोट फॉर चेंज है, वोटिंग परसेंटेज घट गई तो मतलब स्टेटस को है। वो कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है। एंड इस बार इनफैक्ट वोटिंग परसेंटेज जो घट रही है, बहुत सारी जगह दिख रहा है कि बीजेपी का वोटर नहीं वोट करने आ रहा है, जो एंटी बीजेपी वोटर्स हैं वो तो बढ़ चढ़ के वोट कर रहे हैं। और हाँ तो एक बसपा वाला सवाल ना रह जाए ना, प्लीज देखो एक और भी चीज, आई डोंट थिंक, जैसे आप देखेंगे पहले जब मतलब मंडल से पहले जब कांग्रेस रहती थी सत्ता में 32 साल पहले तक यूपी में, तब उनका भी कॉम्बिनेशन दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण का ही होता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि ब्राह्मणों को साथ लिया तो मुसलमान कट गए। प्रॉब्लम आई थिंक एक दूसरी भी हो गई है कि बहन जी बहुत कम बाहर निकल रही हैं पॉलिटिकली भी। जब दलितों पर भी एट्रोसिटीज होती है, मुसलमानों पर तो एट्रोसिटीज हो ही रही हैं, लेकिन जब दलितों पर भी एट्रोसिटीज होगी तो बहन जी बहुत कम बाहर निकल रही है। उनकी स्टेटमेंट्स तक कभी कभी सुनने के लोग तरस जाते हैं कि क्या कारण है, क्यों, क्या हो सकता है, किसी को पता नहीं। एक सेकंड लाइन लीडरशिप भी बहन जी, क्योंकि बहुत उम्मीद थी कि 2013 के दंगे के बाद, क्योंकि बहन जी का जो शासनकाल रहा था जब उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार लाई थी, तो उसमें एक शासनकाल में एक चीज तो थी बहुत तारीफ काबिल तारीफ की, उसमें कभी भी दंगा नहीं हुआ था और बहुत स्ट्रिक्ट उन्होंने मतलब वो कर दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को बहुत स्ट्रिक्ट किया था, एक बार भी दंगा नहीं हुआ था। लेकिन इतनी सारी एट्रोसिटीज के केसेस हुए, मॉब लिंचिंग्स हुई थी मुसलमानों की, उम्मीद थी कि बहन जी बाहर आएंगी, बहन जी आई नहीं, ठीक है। उम्मीद थी कि, और मतलब पता नहीं, मतलब इसके पीछे हजारों स्पेक्यूलेशंस है, बहन जी कहाँ हैं, क्या ईडी के डर से घर पे हैं कि किस चीज के डर से। तो आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स बहन जी का कार्डर भी थोड़ा सा डिस्पोंडेंट है, ठीक है। जैसे अगर आप बुंदेलखंड की तरफ आए, जैसे मैंने बताया पश्चिम यूपी में तो जो जाटव वोटर है वो काफी ब्रेक हुआ है, लेकिन हम बुंदेलखंड की तरफ आए तो वहां पर हमने देखा जाटव वोटर जो थोड़ा बहुत भी बीजेपी में गया था वो वापस बसपा में और बहुत फर्मली बसपा के साथ खड़ा है। आप इधर आए, इधर जाएं आजमगढ़ की तरफ, तो आजमगढ़ में एक और भी चीज हुई है कि जो
जो मतलब ये जो पूरा आजमगढ़, माऊ, जौनपुर, गाजीपुर, ये जो चार मतलब सेवंथ जहां कल वोटिंग होनी है, जहां पर बहुत बीजेपी, जहां मतलब ये यादव स्ट्रॉन्ग यादव बेल्ट है, यादव मुस्लिम बेल्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज जो हुई है कि मुसलमान जो है वो सॉरी वहां पर क्योंकि बहुत सारे जो राजपूत हैं या जो और फ्यूडल जो इस तरह से अपर कास्ट कम्युनिटीज थी लैंडेड, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, उनका कईयों का शहरीकरण हुआ है। तो बहुत जगह डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्फ्रंटेशन जो दलितों की है वो यादवों के साथ होती है, तो इसलिए वहां पर भी यादव बहुत स्ट्रांगली आज भी जाटव समाज जो है वो आज भी बहुत स्ट्रांगली बसपा के साथ है। लेकिन तो उसका एक कारण ये जरूर है, तो ये लेकिन वो जो एक एंथुजियाज्म चुनाव के वक्त दिखता है वो बहुत कम दिख रहा है, वो डिस्पोंडेंसी नजर आ रही है, कार्डर में भी डिस्पोंडेंसी नजर आ रही है, क्योंकि आपके सबसे बड़े लीडर उस तरह से नजर नहीं आ रहे हैं, आपको गाइडेंस नहीं दे रहे हैं। और उसमें एक और चीज हुई है शिवेंद्र की, एक और चीज ईस्ट यूपी, तो इसलिए भी मतलब मुसलमान जो कट रहे हैं बसपा से, उसका एक कारण ये भी है कि एक सेंस ये है कि सरकार इनकी तो बननी ही नहीं है। एक और भी चीज हुई है कि आप देखेंगे कि अमित शाह ने एक अपने इंटरव्यू में ये कह दिया था कि नहीं नहीं, बसपा तो अभी भी रेलेवेंट है, बसपा तो अभी भी रेलेवेंट है, जाटव समाज आज भी बसपा के साथ है, साथ में मुसलमान भी जाएगा। ये बीजेपी बहुत डेस्परेटली कोशिश कर रही थी कि मुस्लिम स्प्लिट हो यूपी में, कि उससे बहुत नुकसान हो रहा है जो मुस्लिम एक तरफा जा रहा है। इनका जो अग्रेसिव हिंदुत्व है उसकी वजह से जो बंगाल में भी हुआ और यहाँ पर भी हो, जो मुस्लिम अलग अलग पार्टियों को वोट करते थे अब एक तरफा वोट कर रहे हैं अपनी अपनी बचाव के लिए। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो बीजेपी को नुकसान हो रहा है, तभी वो योगी भी कहता है कि भाई 20 बस 80 बनाम 20 से हमारा मतलब ये नहीं था। फिर अमित शाह ये कहते हैं, फिर मायावती जी का उम्मीद थी कि इसका खंडन करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो उनका बड़प्पन है कि ये हमारी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। तो उससे भी मुसलमानों को एक क्लियर मैसेज नहीं आ रहा है कि भाई बहन जी कहाँ हैं। यू सी, बहन जी की बहुत सारी चीजें हैं जिनकी आज भी कई मुसलमान तारीफ करेंगे, ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम ही नहीं बहुत समाज के लोग तारीफ करते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे जैसे गैर जाटव, जैसे आर के चौधरी एक बहुत बड़े पासी लीडर थे ईस्ट यूपी के बसपा में, स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बड़े एक ओबीसी लीडर थे, बाबू सिंह कुशवाहा एक बहुत बड़े ओबीसी लीडर, ये सब बसपा में थे, लेकिन धीरे धीरे करके सबको निकाल दिया। इस बार पासी और खटीक का समाज जो थोड़ा बहुत वेरिंग डिग्रीज में, जैसे मैंने कहा, जो बीजेपी से कटा है वो सब इस बार सपा में जा रहा है, बसपा में वापस नहीं जा रहा है। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਆਖਿਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਯੋਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਯੋਗੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਬੰਦਾ ਤੇ ਯੋਗੀ ਯੋਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯੋਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੋਗੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਯੋਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯੋਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਯੋਗੀ ਲੇਕਿਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। देखो मैं जो जवाब देना चाह रहा हूँ उससे ऐसे लगेगा कि मैं इलेक्शन कॉल कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन कॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन 2017 में लोगों को यूपी में पता नहीं था कि कोई योगी के लिए वोट कर रहा है, ठीक है। यूपी में तब तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हुआ नहीं था भाजपा का। जीतने के बाद आरएसएस से क्या नेगोशिएशंस हुई क्या नहीं, उनके अंदर खाने जो भी बातें हुई भाजपा आरएसएस की, फिर फैसला हुआ कि योगी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप ये देखिए कि इसके तहत क्या होता है कि योगी के साथ तब मैंने अपने फेसबुक पर एक चीज लिखी थी कि भाई इतिहास ये बताएगा कि ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। योगी एक तो इनका जो प्रेजेंस था वो मेनली इस बेल्ट में ही था, गोरखपुर और उसके कुशीनगर और इस थोड़ा सा ईस्ट यूपी के कुछ, और वो भी मेनली गोरखपुर की मठ की वजह से आगे इन्फ्लुएंस था, बट वहीं तक ही सीमित था। और दूसरी चीज आप ये देखेंगे कि योगी एक बहुत ही, तो उनका कोई इस तरह का कोई अमेजिंग कोई इतिहास नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब इनको कोई समझ हो इन चीजों की, या
उनके जो एक बहुत उग्र हिंदुत्व और बहुत उग्र हिंदुत्व की भी जो एक बहुत जातीय रूप भी जो है वो भी इनके साथ एसोसिएटेड था। उग्र हिंदुत्व और उग्र राजपूत, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुत्व, ये वो वाला हिंदुत्व भी नहीं है जो सारी जातियों को साथ लेना जानता हो, ठीक है। और उसी के साथ साथ उग्र हिंदुत्व के साथ तो दलित विरोधी भी एक बहुत, और ओबीसी विरोधी एक बहुत साफ झलकती है इनकी पॉलिसीज में, ठीक है। और उसी के साथ साथ उग्र हिंदुत्व के साथ साथ इनकी एक और जो आपको चीज नजर आएगी कि ये जो हिंदू युवा वाहिनी पर निर्भर थे, ये इनका बीजेपी के साथ भी एक क्लैश था। ऐसा नहीं है कि वो मतलब बहुत कंफर्टेबल रिलेशनशिप बीजेपी के साथ थी, उनकी संगठन अलग था हिंदू युवा वाहिनी, बीजेपी से टिकट मिलता था। और महिला विरोधी सोच भी, जो हिंदुत्व का जो या किसी भी धर्म का जो कट्टर रूप होता है वो हमेशा महिला विरोधी भी होता है। तो आप देखेंगे मतलब उनकी जो था कि भाई जेला जो बाहर नहीं कटांगे वगैरह वगैरह, जी मुसलमान वगैरह वगैरह। हाँ नहीं, वो तो था ही था, वो तो मुस्लिम औरतों के प्रति तो था ही उनके, लेकिन वेबसाइट पे इस तरह की बातें होती थी कि हिंदू औरत मतलब औरतें खुद नहीं कर सकती, हमेशा मर्द की संरक्षण की जरूरत है, इस तरह की योगी जी खुद स्टेटमेंट बहुत ने जो हिंदू औरतों के उल्ट ने। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि और दूसरा चीज, ये निर्भर थे अपने हिंदू युवा वाहिनी के काडर पे। अब हिंदू युवा वाहिनी का भी एक काडर इनसे टूटता है गोरखपुर में जब ये बनते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री, और उसके बाद ये पूरी इनकी कोशिश थी कि यूपी भर में जैसे ही ये बने तो अपना एक अलग काडर, बीजेपी और आरएसएस से एक अलग काडर हिंदू युवा वाहिनी का पूरे यूपी में बनाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद हिंदू युवा वाहिनी के होर्डिंग, पोस्टर, ऑफिस हर जगह नजर आ रहे थे, ठीक है। लेकिन अचानक एक झटके में बंद हो गए, क्योंकि आई थिंक आरएसएस से ऊपर आए, बेटा तुम अलग से नहीं बनाओगे कुछ तो योगी कहीं ना कहीं फंस गए हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ओबीसीज को, बहुत सारे दलितों को तो पूरी तरह से एलिनेट किया है, बहुत बड़ी तरीके से एलिनेट किया है। मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का उनका रवैया रहा है, मतलब आपको बताऊं, मतलब हमारी वीडियोस हैं क्या क्या इन्होंने मतलब पूरे पूरे मुस्लिम बस्तियों में पुलिस भेज के तोड़ फोड़ घरों में मचाई, लोगों को पीटा बेरहमी से, सीए के टाइम पर क्या क्या नहीं हुआ है। और तो वो जो उग्र रूप से उनसे तो मुस्लिम नहीं कटा है, बहुत सारा ओबीसी भी कट रहा है, बहुत सारा दलित भी कट रहा है, वो लोग घबरा गए हैं इससे, ठीक है, कि इनका एक ऐसा उग्र रूप है। और साथ में ये योगी खुद फंस गए हैं कि ना तो इनके पास अब इधर का कार्डर है पक्का, और अपना कार्डर तो हिंदी का भी थोड़ा खो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बीच में भी फंस गए। अब आप देखिए बीजेपी की स्ट्रेटेजी देखिए कितनी फेल्ड है इस पूरे चुनाव में। आपने खुद बोला कि चौथे पांचवें चरण तक आते आते योगी के चेहरे हटा देते हैं ये होर्डिंग से, क्योंकि वो दिख रहे काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। पहले 4 चरण में बात करें सुरक्षा सुरक्षा, और कोई इनके पास अचीवमेंट नहीं थी, सुरक्षा 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 की वजह से हम जीते। चौथे चुनाव तक देख रहे हैं वो कोई उसका इतना अच्छा असर हो नहीं रहा है जमीन पर, वो टैग बदल देते हैं, लाभार्थी 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 लाभार्थी, ठीक है। तो उनके पास कोई कंसिस्टेंट नैरेटिव नहीं है इस चुनाव के लिए, कोई कंसिस्टेंट फेस नहीं है इस चुनाव के लिए, मतलब इतनी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ये इस चुनाव में गए थे। मतलब जोगी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ जोगी ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚਿਹਰਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੱਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ मतलब गुब्बारा ਜਾਂ ਹੁਣ कितने कितने फुटदा होया नजर। देखिए एक चीज तो तय है कि अगर बीजेपी ये क्लोज जीती और एक क्लोज मार्जिन से ही जीती, अभी कुछ लोग कह मतलब अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा है कि बीजेपी स्वीप है। कुछ लोग जो थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं ऑपोजिशन से वो कह रहे हैं एसपी स्वीप है, कुछ लोग जो बाकी लोग कह रहे हैं कांटे की टक्कर है, कोई ये नहीं कह रहा बीजेपी की स्वीप है। तो इस कांटे की टक्कर वाली असेसमेंट अगर सच आ भी जाए और उसमें क्लोज मार्जिन से बीजेपी बन जाए सरकार, बीजेपी की सरकार, तो इतना तो तय है कि योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ਨਾਲੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾਪਣ, ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ? देखो जैसे स्वभाव की बात तो ये है कि इस बार मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज तो है कि पोलराइजेशन तो नहीं कर पाए, ध्रुवीकरण फेल हो गया बीजेपी का इस बार, ठीक है। और उसी के साथ साथ लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि एक बीजेपी का आज भी एक कार्डर है जो हर कास्ट के अंदर है, और तो उसको पूरी तरह से इसलिए बीजेपी को आज भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, इसलिए जो लोग कह रहे हैं हाँ एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है, पैसा भी बहुत है और मतलब ऑर्गेनाइज पार्टी है।
दूसरी चीज मुझे लगता है कि ये पहली बार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि एक्चुअली क्या है ना, क्योंकि अब दिल्ली का एक गवर्नेंस मॉडल, सो कॉल्ड दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल थोड़ा पॉपुलर हो गया। पश्चिम यूपी बॉर्डर करता है, पंजाब में भी साथ में चुनाव था, तो वहाँ केजरीवाल इसी चीज पर लड़ रहा है, भगवंत मान भी इसी चीज पर लड़ रहे हैं कि हम दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल यहाँ लाएंगे। उसका रिपल इफेक्ट्स यूपी में बड़ा मजेदार हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, इनकी बातें होने लग गई हैं चुनाव में कुछ हद तक, ठीक है। सरकारी स्कूलों की बात हो रही है, सरकारी अस्पतालों की बात हो रही है। अब वो मॉडल कितना एक्चुअली सफल है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन कम से कम मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स का हिस्सा बन रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसी के साथ साथ एक और चीज हुई है कि एक और चीज, जैसे मैंने कहा कि खेती किसानी के मुद्दे बहुत अहम बने हैं, और अभी पूर्वांचल में फिर से ये बातें होने लगी है कि हमारे यहाँ मंडियां क्यों नहीं है जैसे वहां है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो किसान आंदोलन का आप देखिए सीधा सीधा असर अगर आप कहेंगे पूर्वांचल में नहीं था, लेकिन मुद्दों के रूप में डेफिनेटली फैला है, और लोगों का एक लगाव था उस आंदोलन से। वो कह रहे थे भाई बहुत दूर था, वहां तक तो जा नहीं सकते, लेकिन हमारा लगाव था, ठीक है। और वो लगाव बढ़े ही जा रहा था, इसलिए भी अचानक बीजेपी ने हाथ खींच लिया पीछे मुद्दे कि भाई ये पूर्वांचल तक भी अगर ये बन गई तो फिर तो खड़े होने के लायक नहीं बचेंगे। दूसरा मुझे लगता है कि जैसे मैंने बताया कि बेरोजगारी, और बेरोजगारी के साथ साथ क्योंकि कोविड में जो 2-2 महीने जो स्कूल बंद रहे हैं, है ना, उस 2-2 महीने नहीं 2-2 साल जो स्कूल बंद रहे हैं, उसकी वजह से खास करके जो गरीब घरानों के जो बच्चे थे, जहाँ गुर्बत ज्यादा थी, आप देखिए कि वहां पर प्रॉब्लम क्या होती है। ऑनलाइन एजुकेशन आपने बोल तो दिया, अब बहुत सारे ऐसे घर हैं, मजदूरों के घर हैं, जहाँ पर एक भी स्मार्टफोन नहीं है। एक स्मार्टफोन है तो वो मतलब फिर बेटे की एजुकेशन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, लड़कियों की तो छूट ही गई पूरी तरह से शिक्षा। और अगर वो एक स्मार्टफोन भी है तो बहुत सारे मजदूरों के भी काम छूट गए लॉकडाउन में, ऑब्वियसली, जो हैंड टू माउथ जीते हैं। अब उनका रिचार्ज करने का पैसा नहीं है, डेटा पैक रिचार्ज करने का पैसा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी ऑनलाइन, और इसकी कोई पूर्तियां सरकार ने नहीं करी है दूर दूर तक। तो जो बिल्कुल शेम्बल्स में, और ऐसा है कि ये सिर्फ भाजपा की देन नहीं है, यहाँ का प्राइमरी एजुकेशन यूपी का, चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे वो बसपा की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, चाहे वो भाजपा ने तो बिल्कुल ही तबाह कर दिया है। लेकिन इन सरकारों में भी प्राइमरी एजुकेशन की, सरकारी एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की भी बहुत बुरे हाल थे स्कूल्स की। अब ये मुद्दे बने हैं, फाइनली ये चुनावी मुद्दे बन रहे हैं। आप देखिए एसपी का एक चुनावी मुद्दा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है मुद्दे सेंटर पे आ रहे हैं, केंद्र पे ये सेंटर पे आ रहे हैं। सो आई फील कि, और एमएसपी भी प्रॉमिस कर रहे हैं, गेहूं और धान पर एमएसपी प्रॉमिस कर दिया है। मैंने सपा ने प्रॉमिस किया है बिल्कुल बिल्कुल। एंड व्हाट इज वेरी इंप्रेसिव शिवेंद्र, कि हर बार जातीय समीकरण तक ही सारे चुनाव और पार्टियां रुक जाती थी। इस बार एसपी, आरएलडी, एसबीएसपी, जो महागठबंधन के जो भी कैंडिडेट्स हैं, गांव गांव में जाकर अपने मुद्दों पर चुनाव कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। बहुत फ्रेश चीज है यूपी के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, ठीक है। कि मटेरियल सवाल क्या है, आप क्या देंगे, समाजवादी पेंशन योजना बढ़ाएंगे, आप यहाँ पर मनरेगा के में इतने दिन बढ़ाएंगे, वेजेस बढ़ाएंगे, आप स्कूलों में ये करेंगे, एजुकेशन के लिए जो जो बच्चों की शिक्षा छूट गई है उनके लिए ये करेंगे, आप एमएसपी प्रॉमिस कर रहे हैं। तो ये बहुत यहाँ तक कि मतलब रालोद के जो कैंडिडेट्स थे, मैंने बोला कि आप लोग कह रहे हो कि 14 दिनों में भुगतान करवाएंगे आप रिवॉल्विंग फंड की बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट मिल्स पर आप क्या प्रेशर डालेंगे? कहते हैं हम प्राइवेट मिल्स की राष्ट्रीयकरण करेंगे। अब एक तरफ जहां सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है, बड़े कॉर्पोरेट्स के हाथ में जा रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी अचानक बिग बिजनेस के खिलाफ कितना बड़ा एक पोजीशन लेती है। ये तो कि हम राष्ट्रीयकरण कर देंगे मिलों का। इट्स अ फैसिनेटिंग अंदोलन काफी एक प्रेशर ग्रुप ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਿਖਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹ ਬਚੀ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਨਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਏ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਕੁਲ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਡ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਲ ਵੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।